हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज है हमारा फ्री ट्यूशन का डे 35 जिसमें हम कवर करने वाले हैं द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। पूरे का पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब भी आप इस वीडियो को देखो या इससे रिलेटेड आप अगर ये इस वीडियो को देखते हो तो देन आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करो। जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताती हूँ उसको साथ ही साथ नोट डाउन करते जाओ, फिर रिवीजन करना आपके लिए उतना ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर, साइज एंड फंक्शनल एरिया और एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि डिपेंड करता है किस तरीके का हमारा बिजनेस है, सपोज किस तरीके की एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, कैसे फंक्शन है, ठीक है, क्या साइज़ है, ठीक है, वो सभी चीज़ें क्या डिपेंड करती हैं। उसके हिसाब से ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। देन है देर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दो तरीके के स्ट्रक्चर हैं, ध्यान से देखो, फंक्शनल एंड डिविजनल। ठीक है, फंक्शनल में क्या आएगा, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ही आपको दे दी है जिससे और भी ज़्यादा इजीली आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट इज, जैसे यहाँ पे लिखा है मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद क्या है डिपार्टमेंटल हेड, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, राइट। अगर हम डिविजनल की बात करें तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3 और उसके बाद नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। ठीक है, मतलब क्या है, जो बिग फर्म्स होती हैं, ठीक है, जो बड़े लेवल पे बिजनेसेस होते हैं, वहाँ पे क्या है डिविजनल फ्रेमवर्क जो है या डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। बट यहाँ पे क्या है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका वर्क जो है वो थोड़ा लिमिटेड है, तो वहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। ठीक है, चलिए फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में अब पढ़ते हैं। ठीक है, तो फुल फ्लेज इसका मैं आपको आज लेक्चर देने वाली हूँ। फर्स्टली पहले मैं आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन दूंगी, देन हम आगे उसके आगे जो भी टाइप्स हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि उसके बाद हम डिविजनल जो स्ट्रक्चर है उसको रीड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Functional structure, it refers to that structure in which all the functions of the organization are classified into various functional departments। यहाँ पे क्या आ गया, functional departments। ठीक है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है ना कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो क्या है ये दिखा रहे हैं हम यहाँ पे कि सारे के सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको कौन हैंडल कर रहा है, एक ही पर्सन हैंडल कर रहा है। ठीक है, ये डिपार्टमेंटल हेड्स किसको रिपोर्ट कर रहे हैं आगे, मैनेजिंग डायरेक्टर को। जो भी मेजर डिसीजन मेकिंग होगी, प्लानिंग होगी, ठीक है, जो भी ऑर्डर्स होंगे वो इन सभी डिपार्टमेंटल जो भी फंक्शनल एरियाज़ हैं इनको मानने होंगे। ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ होंगी यहाँ पे परफॉर्म होंगी, तो पूरे का पूरा कंट्रोल किसके पास है, एक ही पर्सन के पास। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायग्राम है इसका बेसिकली ये मतलब है। ठीक है, देन क्या है आगे, अंडर सच स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म एक्टिविटीज़ आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। कहने का क्या मतलब है, जैसे सपोज सेल्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट में आएंगी, परचेज से रिलेटेड परचेज में आएंगी, मार्केटिंग, ठीक है, जैसे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होगी वो एक उसका अलग से डिपार्टमेंट होगा, अकाउंट्स जिसमें डेली रूटीन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, खर्चों को देखा जाता है, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, अलग से एक डिपार्टमेंट होगा। यही चीज़ इसमें लिखी है। एंड एक्सपर्ट्स आर अपॉइंटेड एज हेड ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंटल हेड लिखा है, ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का अलग, परचेज का अलग, एचआर का अलग, सेल्स का अलग, मार्केटिंग का अलग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट्स उनके क्या है, डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं वो चुने जाते हैं, वो फिर ओवरऑल जो भी फंक्शनिंग है उनको मैनेज करते हैं, अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, then there is a one head of all the department head who is known as coordination head। ये मैनेजिंग डायरेक्टर इसकी बात करी गई है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या है, एक पर्टिकुलर हेड होगा जो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको, राइट। अब आगे देखिए,
जैसे ये देखिए, मैं आपको बता रही थी ना एग्जांपल में कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन और अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया वर्क को, ठीक है, उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो परचेज डिपार्टमेंट में अकॉर्डिंग टू दी जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, उसके हिसाब से उनको कैटेगराइज किया जाएगा। जो सेल्स के लिए बेटर है वो सेल करेगा, जो प्रोडक्शन के लिए बेटर है वो प्रोडक्शन के लिए चुना जाएगा और काम करेगा, ठीक है। ऐसे ही अकाउंट्स के लिए एंड सो ऑन। उसके बाद क्या है, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब यहाँ पे FW टेलर की बात करी गई है, उन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में बताया। क्या है इसमें, मैं छोटा सा आपको यहाँ पे अब एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि FW टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप दी, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या बताया कि हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही बंदे के ऊपर बर्डन डालने की बजाय हम क्या करेंगे कि उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, या उसका जो रोल है उसको स्कैटर कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे इनटू 8 एक्सपर्ट्स, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, जो एक बंदा कंट्रोल कर रहा था, अब क्या है, 8 एक्सपर्ट्स जो होंगे वो चुने जाएंगे, वो आगे जो वर्कर्स हैं उनको गाइड करेंगे काम करने के लिए। जैसे मैंने आपको जब हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें उस लेक्चर में मैंने आपको फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में बताया था, तो उसी से ही रिलेटेड हम आज भी उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मैं देखती हूँ आपने कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, वो 1 बाय 1 आपको बता देती हूँ। तो आपने एज इट इज़ उसको एग्ज़ाम में लिखना है, या जब भी आपने लर्न करना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। FW Taylor explained the concept of functional structure in the form of functional foremanship। ये चीज़ आपने नोट डाउन करनी है, क्योंकि बेसिकली यही चीज़ FW टेलर ने दी है साइंटिफिक मैनेजमेंट में, राइट। अकॉर्डिंग टू हिम, नो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कैन रन द ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअली, ठीक है। कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सिंगल या इंडिविजुअली वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो मतलब उसके लिए क्या है, कहते सो ही एम्फसाइज्ड द नीड फॉर 8 एग्जीक्यूटिव हेड्स, ठीक है, in the structure of organization। Taylor classified these executive heads into 2 groups, ठीक है। 8 एग्जीक्यूटिव हेड्स की बात करी गई है, तो उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज ऑफिस स्पेशलिस्ट एंड सेकंड इज शॉप स्पेशलिस्ट, ठीक है। 4 हेड इसमें आएंगे, 4 हेड इसमें आएंगे, तो वो टोटल 8 हेड जो होंगे, ठीक है, स्पेशलिस्ट जो होंगे, वो अपने जो भी वर्कर हैं ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होंगे उनको गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, उनको बताएंगे काम कैसे करना है। कहने का क्या मतलब है कि ओवरऑल जो भी मैनेजमेंट है या ओवरऑल जो कंट्रोलिंग है, जो अथॉरिटी है, वो किसके पास होगी, इन 8 हेड्स के पास, और सारे के सारे जो वर्कर्स हैं वो इनको फॉलो करेंगे एंड देन अपने जो भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करेंगे। तो चलिए अब मैं 1 बाय 1 इनको भी आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ क्या क्या पॉइंट्स इनमें आपने कवर करने हैं। चलिए अब 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करते हैं ये ऑफिस स्पेशलिस्ट एंड शॉप स्पेशलिस्ट को, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे तो इसको देखते हैं। फर्स्ट इज, इसमें क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन कैसे देनी है। दीज एग्जीक्यूटिव हेड्स आर कंसर्न विद डिटर्मिनिंग द फ्रेमवर्क, preparing the time schedule, maintaining the record and planning of the entire work, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट में होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, ठीक है, या प्लानिंग में भी हमने पढ़ा है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करती है, प्लानिंग करती है, ठीक है, एक फ्रेमवर्क सेट करती है जिसके अकॉर्डिंगली वर्कर्स ने वर्क करना है। तो ऑफिस स्पेशलिस्ट जो होते हैं, ठीक है, उनका भी बेसिकली यही काम होता है। उन्होंने क्या करना है, एक फ्रेमवर्क सेट करना है, जिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली वर्कर्स जो हैं वो वर्क करेंगे, उसी दायरे में वर्क करेंगे, ठीक है। एंड देन प्रिपेयरिंग द टाइम शेड्यूल, कितने टाइम के लिए वर्क होगा, ठीक है, या फिर शिफ्ट्स लगेंगी तो वो कितने टाइम के लिए होगी, रेस्ट टाइम क्या होगा, लंच टाइम क्या होगा, ठीक है, हाफ टाइम क्या होगा, ठीक है, एंड सो मैनी मोर थिंग्स। तो ये चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होंगी। उसके बाद मेंटेनिंग द रिकॉर्ड, ठीक है। मेंटेनिंग द रिकॉर्ड में क्या आएगा कि जो भी टास्क परफॉर्म किए जाएंगे बाय द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बाय द वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनको क्या है, मेंटेन किया जाएगा, उनके रिकॉर्ड को बेसिकली, ठीक है। क्या यहाँ पे लिखा है, मेंटेनिंग द रिकॉर्ड, ठीक है, कि किस तरीके से उन्होंने काम किया है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसमें उसका टाइम भी रिकॉर्ड किया जाएगा, ये भी देखा जाएगा कि कितनी एफिशिएंटली उस पर्टिकुलर वर्कर ने काम किया है। 1 बाय 1 जितने भी वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में
काम कर रहे होंगे, या ऑफिस स्पेशलिस्ट जो हैं या हमारे जो डिपार्टमेंटल हेड हैं उनके अंडर जो भी एम्प्लॉयज़, चाहे 10 बंदे काम कर रहे हैं चाहे 15 बंदे काम कर रहे हैं, एक एक की रिपोर्ट जो है वो तैयार होगी, ठीक है। इंडिविजुअली क्या है उनकी इवैल्यूएशन करी जाएगी, किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो सारे का सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा पूरा कि एंड रिज़ल्ट क्या निकला है, क्या प्री डिटरमाइंड गोल्स थे, ठीक है, और वर्कर्स ने जो है वो क्या स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली एफिशिएंटली वर्क किया है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा, अगर वो क्या है रिकॉर्डिंग होंगी उनकी, जो मतलब उन्होंने रिकॉर्ड तैयार किया होगा, ठीक है, जो हमारे शॉप स्पेशलिस्ट हैं वो, ठीक है। उसके बाद है प्लानिंग द एंटायर वर्क, ठीक है, पूरे का पूरा वर्क उसकी प्लानिंग करनी है कि कब कौन किस टाइम पे क्या वर्क करेगा, ठीक है, रिगार्डिंग दैट, मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग है, चाहे कोई छोटी है बड़ी है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वर्क को लेके है, फ्यूचर के लिए है, या प्रेजेंट में जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो, ठीक है। तो पास्ट का बेस रख के क्या है फ्यूचर के लिए प्रोडिक्शन या फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से हमने अब और आगे ग्रो करना है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे नए टास्क हैं जिनको अचीव करना है, ठीक है जी। तो ये हेड्स जो हैं, ठीक है, ऑफिस स्पेशलिस्ट, ठीक है, इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या कहते हैं कि कहते हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू डिटरमाइन द रूट ऑफ द फंक्शन, किस डायरेक्शन में वर्क करना है, ठीक है, किस रूट से वर्क होगा, मतलब किस तरीके से वर्क करना है, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन होंगी। सेकेंडली इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इट इंक्लूड्स द इंस्ट्रक्शंस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी टास्क, ठीक है, काम करने के लिए जो भी हमने बंदे हायर करे हैं उनको इंस्ट्रक्शन देनी है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस कैसे पास आउट करनी है कि क्या काम कैसे करना है, उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी है, एक तरह से उनको क्या है इंस्ट्रक्शंस देनी है, उनको गाइड करना है कि वर्क को किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, जो भी टूल्स, जो भी टेक्निक्स, जो भी मेथड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उनका कैसे यूज़ होगा, कैसे एफिशिएंटली हमने रिसोर्सेज का यूज़ करना है सो दैट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। उसके बाद है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क यहाँ पे क्या बताता है, इट डिटरमाइंस दिस क्लर्क डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम एंड कॉस्ट टू कंप्लीट एवरी टास्क, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टास्क को जब वो कंप्लीट होना है वो, एंड देन कितनी कॉस्ट लग रही है, ठीक है। अगर तो क्या है वर्कर्स जो हैं एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं तो देन इट मींस कॉस्ट जो है प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वेस्टेज कम होगी, जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ होंगी वो नहीं परफॉर्म करी जाएंगी बाय द वर्कर्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस क्लर्क ने नोट डाउन करनी है, ठीक है। एंड देन है डिसिप्लिनेरियन, ठीक है। डिसिप्लिनेरियन क्या कहते हैं यहाँ पे कि उनका बेसिकली क्या काम है, उन्होंने जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे प्रॉपरली मैनेज करना है, एक डिसिप्लिन में अपने एम्प्लॉयज़ को रख के, ठीक है, उनकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है सो दैट सभी के सभी इंडिविजुअल्स जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है प्रॉपर रूल्स को ओबे करें, अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज़, अकॉर्डिंग टू प्लान्स वर्क करें, एंड देन क्या है डिसिप्लिन में रह के वर्क करें। जो रूल एक बंदे के लिए है सभी के लिए सेम है, ठीक है, तो सभी को क्या है उन रूल्स को फॉलो करना होगा। एंड देन जो डिसिप्लिनेरियन है, ठीक है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्होंने क्या है पूरी एंटायर जो जहाँ पे एक्चुअल में वर्क हो रहा है, ठीक है, उसको मैनेज करना है, उसी को क्या है एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड मैनर में एक सिस्टम में बांध के रखना है सो दैट कोई भी वर्कर जो है वो डिसोबे ना करे किसी भी डिसिप्लिन को, ठीक है, किसी भी रूल को, राइट। उसके बाद है शॉप स्पेशलिस्ट। शॉप स्पेशलिस्ट कौन से हैं, ठीक है, दीज हेड्स आर कंसर्न विद गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयज़ एट वर्किंग प्लेस वी कैन से, ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं वहाँ पे क्या है इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करना है और उनको सुपरवाइज करना है कि किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं, क्या टास्क वो अपना टाइमली बेसिस पे अचीव कर रहे हैं या नहीं, कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से यहाँ पे बॉस आएंगे, ठीक है, उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ गैंग बॉस। He is responsible for making available machines, equipments and tools etc. ठीक है जी, वर्किंग प्लेस पे मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या है वर्कर्स ने काम करना है, वो सभी की सभी चीज़ें क्या है उसको अवेलेबल करवाना किसका काम है, गैंग बॉस का।
उसके बाद स्पीड बॉस डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क। देखना है कि काम कैसे हो रहा है, क्या एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लेज़ीनेस तो नहीं शो कर रहे, क्या वो काम करने के लिए बहुत ढीले तो नहीं है, ठीक है। उनको क्या है एक्टिव भी रखना है, उनको मोटिवेट भी करना है, साथ के साथ क्या है उनकी स्पीड भी चेक करनी है कि कितना टाइम लगा रहे हैं वो एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए। उसके बाद है रिपेयर बॉस। इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप मशीन टूल्स एक्सेट्रा इन वर्किंग कंडीशन, ठीक है। कोई भी अगर मशीन ख़राब हो जाती है, टूल ख़राब हो जाता है वाइल वर्किंग, ठीक है, जब भी जो है फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या है उन्होंने जहाँ तो उसकी रिप्लेसमेंट करके दूसरी मशीन्स को उन्होंने वहाँ पे अवेलेबल करवाना है, या उन मशीन्स की जो मशीन्स ख़राब हैं या जिनकी रिपेयर होने वाली है उनको टाइमली बेसिस पे रिपेयर करना है, सो दैट जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनमें कोई डिले ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद है इंस्पेक्टर। Inspector ensure that the tasks are accomplished in accordance with the predetermined standards, ठीक है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं, जो प्लानिंग हुई है, उसके अकॉर्डिंगली वर्क हो रहा है या नहीं, कौन देखेगा? इंस्पेक्टर, क्योंकि वही इंश्योर करते हैं कि जो भी टास्क कंप्लीट हुए हैं क्या अकॉर्डिंग्स टू द प्रीडिटरमाइंड गोल हुए हैं या नहीं, ठीक है। उसके लिए इंस्पेक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली फंक्शनल फोरमैनशिप जो है वो वर्क करती है। फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वर्क मैनेजर, प्रोडक्शन सुपरवाइज़र, उसके बाद आगे दो स्पेशलिस्ट, ठीक है, ऑफिस स्पेशलिस्ट एंड शॉप स्पेशलिस्ट, मतलब दो कैटेगरी बन गई। दोनों कैटेगरी में क्या है चार चार जो बॉसेस हैं वो डिवाइड कर दिए जाएंगे, जैसे हमने किया ही है यहाँ पे, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन, टाइम एंड कॉस्ट, डिसिप्लिन, एंड देन क्या है गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस एंड इंस्पेक्टर। तो ये जो आठों के आठों इंस्पेक्टर हैं या हमारे बॉस हैं, ठीक है, ये अपने सारे वर्कर्स को क्या है मैनेज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। वो उनको गाइड करेंगे टाइमली बेसिस पे, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जितने भी वर्कर्स हैं, ठीक है, वो किन के अंडर काम करेंगे? इन 8 के 8 बॉसेस के अंडर वर्क करेंगे, ठीक है, कि किस टाइम पे किस बॉस की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी स्पेशलाइजेशन, उसके हिसाब से वो गाइडेंस लेके अपना काम करेंगे, ठीक है। सो ये इसलिए बनाया गया सो दैट क्या है परफॉर्मेंस में कोई डिले ना हो, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना हो, काम जो है वो प्रॉपर वे से हो, जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं, सॉरी, ठीक है, उनको टाइमली बेसिस पे अचीव किया जाए विदाउट एनी वी कैन से वेस्टेज या विदाउट एनी डिले, ठीक है। तो ये है पूरे का पूरा फ्रेमवर्क रिगार्डिंग फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है। ये जो FW टेलर द्वारा दिया गया फंक्शनल फोरमैनशिप का फ्रेमवर्क है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर तो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक्सपेंशन होनी है, ठीक है, या स्ट्रिक्ट सुपरविज़न की ज़रूरत हो या स्पेशलिस्ट की ज़रूरत हो, तो उस टाइम पे क्या है ये फंक्शनल फोरमैनशिप बहुत काम आती है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहती है कि उन्होंने अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करना है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ या स्पेशलाइजेशन या फिर क्या है डिसिप्लिन्ड मैनर में वर्क होना चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, तो देन क्या है ऑर्गेनाइजेशन में ये फ्रेमवर्क जो है वो ज़रूर अडॉप्ट होना चाहिए, क्योंकि इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली डिफरेंट स्पेशलिस्ट जो हैं वो वर्कर्स के लिए ऑलवेज़ रेडी रहते हैं, ठीक है, सो दैट जो वर्क है वो अच्छे से हो सके और जो हमारा वर्किंग कंडीशंस हैं वो अच्छे से जो है इस्टेब्लिश हों, सो दैट वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए वाइल दे आर डूइंग द वर्क, ठीक है। ये कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनमें क्या है कि एक एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, या हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जिनकी वजह से, या मतलब वो सर्कमस्टांसेस के लिए क्या है ऐसे स्पेशलिस्ट का होना ज़रूरी होता है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि विदाउट कन्फ्यूजन, विदाउट वी कैन से एनी कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी कन्फ्यूजन के बिना सारे काम अच्छे से परफॉर्म हों, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में क्या है पॉजिटिविटी बन के रहे। तो वर्कर्स तो ऑलवेज़ यही चाहते हैं कि क्या है उनको जिस पर्टिकुलर प्लेस पे वर्क करने के लिए दिया जा रहा है या जिस पर्टिकुलर प्लेस पे वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है उसका जो एनवायरनमेंट है वो स्मूथ हो, अच्छा हो, ठीक है, पॉजिटिव हो। तो उसके लिए क्या है ये जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं वर्कर्स की, ठीक है, टाइमली बेसिस पे उनको गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं टाइमली बेसिस पे वो क्या है रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाता है।
तो यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।